चलिए तो भाई पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका भाई कहता है कि जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास। कोई भी जीवधारी जो है उसमें नई प्रजाति का धीरे धीरे विकास होता है, एक रिस्पेक्टिवली विकास होता है, एक क्रमबद्ध विकास होता है। उसी के बारे में बोला कि एक क्रमिक विकास करने की संभावनाएं इनमें से किसकी अधिक होती है। तो इसमें जो द्विवर्ण होता है, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन से क्या होता है, एक नई प्रजाति का क्रमिक विकास हो सकता है। द्विवर्ण। लव यू टू दीपक, थैंक यू। यूपी के लिए भी बहुत सारे एग्जाम है, बिल्कुल होगा। हाँ सही बोल रहा है कि सर यूपी के लिए भी ढेर सारा एग्जाम है, बिल्कुल है। स्टेट लेवल का भी बहुत सारी फॉर्म आती रहती है। तो हर एग्जाम में आपको ये बायोलॉजी समझिए एक रामबाण की तरह आपका सपोर्ट करेगा। और 1 नंबर 2 नंबर यदि इस बायोलॉजी के कारण आपको ज्यादा आ गया तो समझिए निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। कहता है कि बस ये नॉर्मल क्वेश्चन था कि जीवधारियों में नई प्रजाति का जो क्रमिक विकास होता है तो उसके लिए संभावना इनमें से किसका हो सकता है ज्यादा। तो जो द्विवर्णीय अणु होते हैं, द्विवर्ण का मतलब क्या होता है, दो प्रजाति। द्विवर्ण का मतलब जाति होता है। तो कहता है दो जाति के अणुओं का जो विभाजन होता है तो उस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, एक नई जीवों का क्रमागत रूप से क्या होता है, विकास हो पाता है या नई जीवों का निर्माण हो पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। और बहुत सारे बच्चे का आंसर ए आ भी रहा है। चलिए धन्यवाद। ब्रह्मदेव कहता है बीपीएससी क्या होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। चला बिहार लोक सेवा आयोग, जिससे लोग ये क्या बोलते हैं डीएसपी बनते हैं, बीडीओ बनते हैं या फिर क्या कहते हैं सीओ बनते हैं। ये सब पदाधिकारी जो बनते हैं वो आपका बीपीएससी होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वैसा अंग जिसकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है लेकिन कहता है उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है। आप गौर कीजिएगा, इस इवोल्यूशन में हम 2 तरह की चीजें आपको पढ़ाए थे, एक समजात के बारे में और एक समरूप के बारे में। क्योंकि इसका जो आंसर आपके बुक में दिया हुआ है वो आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि हम आपको समजात में बताए थे। ध्यान दीजिएगा बाबू, समजात और समरूप में अंतर है। कहेंगे सर समजात और समरूप में अंतर क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। समजात का मतलब होता है जिसकी संरचना समान रहता है। संरचना जिनका समान रहता है एवं कार्य अलग अलग रहता है। कार्य क्या रहता है, अलग अलग रहता है। एकदम गौर कीजिएगा, क्योंकि जब ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगी तो आपसे एग्जाम में इस लेवल का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपकी परेशानियां कम होगा और 1 नंबर ज्यादा आने से आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि ये कंपटीशन है बाबू, इसमें 1-1 नंबर का महत्व होता है। तो ध्यान से समझिएगा समजात और समरूप में क्या अंतर है। समजात में संरचना कैसा होता है, एक समान होता है, लेकिन उसका कार्य जो है, उसका वर्क जो है वो अलग अलग होता है, कार्य उसका भिन्न भिन्न होता है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, समजात बोलते हैं। तो यहां पर लिखा था कि एक समान संरचना होगा लेकिन कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, समजात होना चाहिए। और समजात किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी नंबर में। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर डी हो गया, समजात हो गया। अब आप कहेंगे कि सर समरूप क्या होता है, तो ध्यान देंगे इसमें संरचना जो है वो अलग होता है। इसमें आपका संरचना जो है वो अलग अलग होता है। संरचना क्या होता है बाबू रे, समरूप जो होता है उसका संरचना अलग अलग होता है लेकिन उसका कार्य क्या होगा, तो इसका कार्य जो है वो एक समान होगा। कार्य क्या होगा, कार्य एक समान होता है और संरचना क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसी को समरूप कहते हैं। तो आपके सी में जो आंसर है इसमें संरचना क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें संरचना क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन कार्य की बात करेगा तो कार्य समान होगा। तो ऑप्शन में था कि कार्य भिन्न होता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग अपना आंसर डी कर लेंगे क्योंकि आपके बुक में चलिए बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है डी
बिल्कुल सही है। चूंकि बुक में सी था तो आप अपने बुक में भी सही कर लेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में आपको पता है, डार्विन ने लिखा था, फिलोसफिक जूलॉजिक लेमार्क ने लिखा था, और ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन ने लिखा था। तो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बोला, सबको पता है। इसके लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। और लेमार्क की पुस्तक का नाम क्या था? फिलोसफिक जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजिक के बारे में बताए थे। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक किताब जो है, ये फिलोसफिक जूलॉजिक नामक किताब के लेखक कौन थे? लेमार्क साहब। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? डार्विन। तो सबको ये आंसर याद ही होगा, सी नंबर डार्विन। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगला, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत क्या था? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन ने जो सिद्धांत दिया था द ओरिजिन ऑफ लाइफ के माध्यम से, तो उसमें उन्होंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए जीवों का निर्माण होता है। अर्थात उनका जो था वो रासायनिक विकास जो था, इसके बारे में उन्होंने बताया था। किसने? ओपेरिन ने। और ओपेरिन की जो किताब है वो आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। इससे पहले आपने देखा था वो क्वेश्चन क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके लेखक कौन है? डार्विन। लेकिन ओपेरिन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ। एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? ओपेरिन है। और इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? रासायनिक विकास का कॉन्सेप्ट दिया था। क्लियर। चलिए, अगला सवाल कहता है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने, कोई भी प्रजाति का जो व्यक्तिगत मेंबर है उसकी संख्या है, उसको बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो उसके व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उसके विलोपन को रोकने के लिए क्या जरूरी हो सकता है? तो उसका रोकने के लिए तो समझिए आपके प्रजनन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप प्रजनन की क्रिया को कंट्रोल करेंगे तभी यह संभव हो सकता है कि जनसंख्या पर नियंत्रित हो सके। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए आपको खुद इस पर डिसीजन लेना होगा, आपको खुद इस पर सोचना होगा। और जब तक आप प्रजनन क्षमता आप में अपार है, ये सब लोग जानता। डार्विन ने कहा भी था कि मनुष्य में या किसी भी जीव जंतु में प्रजनन की अपार क्षमता होती है, लेकिन वो इस प्रजनन की अपार क्षमता का यूज यदि करे तो पता चलेगा कि बहुत ज्यादा जो है बच्चे पैदा हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं करना है, आपको नियंत्रण करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? प्रजनन को ही रोकना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई करी कौन से जीवाश्म का खोज हुआ है? आपने होमोनेलिडी का नाम सुना होगा। 2015 में इसकी खोज हुआ है। ये होमोनेलिडी जो है हाल ही में खोजा गया है 2015 में। और इसका हम फिगर भी आपको दिखाए थे जब हम लोग टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे इवोल्यूशन। तो देखिए होमोनेलिडी का फिगर भी वहां पर दिखाए थे। और ये कब खोजा गया है? 2015 में। पक्का ना? चलिए, अगला सवाल है कि जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको प्राकृतिक चयन कहा जाता है। कहता है कि जीवों के लिए या वंश की वृद्धि करने के लिए या अपने लाइफ को बेहतर तरीका से इस वातावरण में जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्राकृतिक चयन करना पड़ता है। यानी व्यक्ति को, जीव जंतु को प्रकृति के हिसाब से ढलना पड़ता है। यदि प्रकृति जिस हिसाब से ढालना चाहती है और हम लोग ढल जाएंगे तो समझिए एस्टेब्लिश कर पाएंगे, और नहीं ढलेंगे तो एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो प्राकृतिक चयन जो है ये ज्यादा जरूरी है। कौन सा? प्राकृतिक चयन। यानी आंसर क्या होगा बाबू रे? ऑप्शन नंबर ए, अमर यादव। चलिए, थैंक यू। 6 का तो बी होगा बिल्कुल, और 7 का ए होगा। अगला कहता होमोसैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन था? क्रोमैग्नन। ये क्रोमैग्नन के बारे में बताए थे। क्रोमैग्नन मानुस जो थे, इसी से होमोसैपियंस के रूप में वर्गीकृत हुआ। क्योंकि हम लोग मनुष्य जो है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसैपियंस है। क्योंकि कैरोलस लिनियस साहब ने क्या किया था? जीव जंतु का जो वर्गीकरण किया था उसमें उन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था, एक वंश के आधार पे और दूसरा जाति के आधार पे। किसने? कैरोलस लिनियस साहब ने।
अतः वंश और जाति के आधार पे उन्होंने मनुष्य का नाम रखा था होमो सैपियंस। तो हमारे जो वर्गीकरण किए गए थे उसमें प्रारंभिक होमोनाइड्स कौन थे? तो क्रो-मैग्नन मानुस थे। पूरा लिखा था क्रो-मैग्नन मानुस। तो आंसर क्या होगा बाबू रे? बी नंबर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आनुवांशिकता का पता लगाया जा सकता है। आनुवांशिकता के बारे में जब प्रॉपर स्टडी हुआ तो पता चला था कि हम लोग जीव जंतु जो मनुष्य हैं, इस मनुष्य के बारे में कि हम लोग अफ्रीकी मूल के हैं। हम लोगों के बारे में पता चला कि हम लोग जो मनुष्य हैं या हम लोग जो मानव हैं, इसकी उत्थान जो है या इस जीव का निर्माण जो है अफ्रीका मूल में देखा गया था। अर्थात पता लगाया जा सकता है अफ्रीकी मूल से मनुष्य की आनुवांशिकता के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीकी मूल, यानी 9 का ए। बीपीएससी में बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन आता है? विभा कुमारी, आपके बीपीएससी के एग्जाम में बायोलॉजी से 12 से 15 सवाल रहता है। 12 से 15 सवाल बीपीएससी में आपको बायोलॉजी से रहेगा। सचिवालय में भी 12 से 15 सवाल बायोलॉजी का रहेगा। दरोगा में भी अप्रोक्स 12 से 15 सवाल। नहीं, आप कोई भी इस तरह के एग्जाम देंगे, दरोगा हो, बीपीएससी हो, तो उसमें बायोलॉजी के मैक्सिमम सवाल, कोई भी नॉन टेक एग्जाम कोई भी हो, इवन ग्रुप डी ही क्यों ना हो, कोई नॉन टेक एग्जाम जब आप देते हैं तो उसमें बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोई टेक एग्जाम दीजिएगा तो उसमें फिजिक्स का ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्जाम वाइज एक इंपॉर्टेंस होता है। तो बीपीएससी में अप्रोक्स 12 से 15 क्वेश्चन जो है आप बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। कभी कभी 17-18 क्वेश्चन भी रहता है, लेकिन मिनिमम 12-15 एवरेज में रहता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस युग के दौरान डायनासोर फला फूला? हम स्पष्ट रूप से पढ़ाए थे कि डायनासोर जो है वो मेसेजोइक काल में फला फूला था। कब फला था बाबू रे? मेसेजोइक काल में, मेसेजोइक युग में जो है ये फला था। तो ऐसा ऑप्शन में है क्या? मेसेजोइक इरा, यानी इरा माने बोले तो युग। तो मेसेजोइक युग में कौन फला फूला था? तो आपका डायनासोर। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेसेजोइक इरा काल में क्या हुआ था? डायनासोर जो है वो फला और फूला था। पक्का ना? 10 का डी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उसके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? ध्यान देंगे, नई प्रजातियों के बारे में एक उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें बताया गया कि एकाएक अचानक परिवर्तन के फलस्वरूप ही नई प्रजाति का निर्माण हो गया था। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? परिभाषित परिवर्तन का कारण क्या हुआ था? उस सिद्धांत का नाम क्या हो गया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होगा बाबू रे? बी नंबर ना। चलिए, थैंक यू प्रियंका कुमारी, बी, यानी उत्परिवर्तन के सिद्धांत के ही नाम से जाने जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उसकी विलुप्तता को रोकने के लिए? तो अभी तुरंत हम आपको बताए थे, ये सेम क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी तुरंत बताए थे कि यदि आपको प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित करना है, जनसंख्या पर रोक लगाना है, तो आपको प्रजनन पर क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। हम दो, हमारे दो का नारा लगाना पड़ेगा, तभी यह संभव हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन के द्वारा, कहता 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा 19वीं शताब्दी में एक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया था, जिस डार्विनवाद के सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ था? उद विकास के बारे में बताया गया था। और इनकी किताब का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किताब के लेखक कौन है? तो आप क्या बताओगे? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक डार्विन साहब है। क्लियर हो गया? चलिए, यह अगला सवाल कहता है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्राप्त, यह विकास का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो आप आंसर क्या बोलोगे? उद विकास का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो यह उद विकास का सिद्धांत जो था यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा है। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपने ऊपर में देखा था डार्विनवाद के सिद्धांत के बारे में। पक्का ना? ए नंबर, 14 का ए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं वो तुरंत आंसर देते हैं, और जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं उनको परेशानी होती है। इसलिए भाई तुम लोगों से रिक्वेस्ट है
कि जब हम क्लास लेते हैं तो क्लास में प्रॉपर ध्यान दो, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि मैक्सिमम बच्चे 95% बच्चे जो होते हैं उनका बैकग्राउंड बायोलॉजी नहीं रहता है, या तो वो मैथ लेते हैं, या तो आर्ट्स लेते हैं, या तो कॉमर्स लेते हैं। तो 5% बायोलॉजी वाला है तो 5% तो ऐसे भी समझ जाता है, लेकिन 95% को समझने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। एक चीज को बार बार रिपीट करना, थ्योरी समझाना, फिर पीपीटी में दिखाना, ये अंडरलाइन करना जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डिस्कशन सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं जो 95% जो कॉमर्स और आर्ट्स और मैथ के बैकग्राउंड से होते हैं, उनको थोड़ा खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना है, जिसका डिस्कशन कराएंगे एक बार वो टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ाएंगे एक बार पढ़ना है, एक बार यहां पढ़ना है और एक बार जाने के बाद भी पढ़ना है। जबकि इतना मेहनत अन्य विषय में आपको नहीं करना पड़ेगा। कहेगा सर क्यों? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो है हम लोग बच्चा में भी ट्यूशन खूब पढ़ते थे। आप अपने दिल पर हाथ रखिए, जब आप क्लास 10th में पढ़ते हो उस समय भी पापा ट्यूशन लगा दिए होंगे। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता होगा, बायोलॉजी मास्टर का कमजोरी रहता है, बायोलॉजी में कहता था ये सब याद कर लेना। इंटर में गए तो बायोलॉजी लेबे नहीं किया, ले लिया मैथ, तो जीवन में कहियो बायोलॉजी पढ़बे नहीं किया, तो इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा। और आपके एग्जाम में चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी भी नॉन टेक एग्जाम में बायोलॉजी से ज्यादा रहता है, इसे थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दीजिएगा, 2 नंबर ज्यादा आ जाएगा तो एग्जाम में नौकरी हो जाएगा चला। ये 2 नंबर कम रहेगा तो रिजल्ट नहीं होगा। क्या कि फिजिक्स केमिस्ट्री सबका बढ़िया रहता है, मैथो बच्चे से पढ़ते था बढ़िया रहता है, दिक्कत होता आर्ट्स पेपर में और बायोलॉजी में। तो इसलिए मेरे भाई, और बहुत सारे बच्चे आर्ट्स लेते हैं तो उनका आर्ट्स भी ठीक हो जाता है, लेकिन बायोलॉजी ये छोड़ देता है। 5% बच्चा जो है ऑल ओवर इंडिया का बायोलॉजी पढ़ता है, बाद में 95% या तो कॉमर्स लेगा, या तो साइंस लेगा, या तो आर्ट्स लेगा। तो इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा आपको मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा भी मेहनत आप बढ़ा दीजिएगा तो निश्चित रूप से 1, 2 नंबर, 4 नंबर आपके एग्जाम में ज्यादा आएगा और आप मेरिट लिस्ट में पहुंच जाएंगे। क्लियर? हर रोज क्लास करते हैं विजय जी, हां बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, समझिए हजारों ऐसे बच्चे हैं जो पर डे रेगुलर क्लास करते हैं, उनका हमें नाम याद हो गया उनके कमेंट के माध्यम से। लेकिन कुछ बच्चा क्या है कि कहियो पढ़ने बीच में चल आएगा, आप कुछ से कुछ लिखेगा, कभी कहेगा नहीं समझ में आ रहा है, कभी कहेगा कुछ ढकलोला सब जो है वो सप्ताह में एक दिन कौन दिन लाइव चल आता है। तो हम समझते हैं वो ढकलोला है, बकलोला और प्राइस कोई मतलब है नहीं, वो कहियो चल आया। लेकिन मैक्सिमम बच्चे को पढ़ना चाहिए। यदि आपको नौकरी करना है तब, नहीं करना है, खेती करना है, घूमना फिरना है, मस्ती करना है, तो पढ़ो या नहीं पढ़ो क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि तुम ऑनलाइन ही सही पढ़ो, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा सा पटना आना पड़ेगा, पैसे खर्च होते हैं, तो ऑनलाइन ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो मन से चला, पूरी अपनी समर्पण आपकी पढ़ाई के प्रति दे दो। निश्चित रूप से सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी और एक दिन तुम हमको फोन करके बोलेगा कि सर आप बोले थे और मुझे नौकरी हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, पक्का? चलिए, तो आंसर इसका सबको क्लियर हो गया। चार्ल्स डार्विन बीपीएससी में क्वेश्चन कितना रहेगा वो पहले ही बता दिया, छोटा कहीं का एक ये बात बार बार पूछता है, दरोगा हो या बीपीएससी आपका 12 से 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहता है, इसलिए मेहनत को थोड़ा बढ़ाओ चला। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के रूप में क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है कि जैविक विकास जो है वो प्राकृतिक चयन के अनुसार होता है। प्रकृति अपने हिसाब से जीव जंतु का चयन करती है, जो प्रकृति के हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेता है वो अपना विकास कर रहा है, और जो एडजस्ट नहीं कर पाता है वो धीरे धीरे क्या हो गया? विलुप्त हो गया। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चयन, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला सवाल कहता है डैश विकासवाद का सिद्धांत दिया। आपको पता है डार्विन के बारे में कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया। बहुत क्वेश्चन तो इतना आसान है जो आपको एकदम याद ही रहता है। क्लियर? चलिए अगला कहता है जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। विविधता तभी होगा जब उत्परिवर्तन होगा। अगला, मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो डैश में विकसित हुई थी अफ्रीका से। अभी तुरंत हम आपको बताए थे, अफ्रीका का नाम सुने होंगे, अफ्रीका देश का नाम सुने होंगे। अफ्रीकी मूल के बारे में बताया जा रहा है कि जीव जंतु का जो ये विकास हुआ है क्रमिक रूप से, वो अफ्रीका से ही जंतु के विकास के बारे में देखा गया, मनुष्य के विकास के बारे में देखा गया, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजाति का गठन हुआ है, उसको क्या कहा जाता है?
उसको क्रमागत उन्नति कहा जाता है। इसको आप क्या कह सकते हैं, एक क्रमागत उन्नति कह सकते हैं। क्रमागत उन्नति का ही परिणाम है कि लाखों वर्षों के बाद क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम लोगों में क्या हो रहा है कि प्रगति हो रहा है, हम लोगों का विकास हो रहा है। अगला सवाल कहता है किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। सबको पता होगा द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। किसको नहीं पता है, को नहीं जानत है जग में, नहीं, जो उद्विकास पढ़ा होगा उसको एकदम पता होगा। इसमें लेमार्क, डार्विन और ओपेरिन, जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो डार्विन के द्वारा ही दिया गया था उद्विकास के बारे में, जबकि पहला कॉन्सेप्ट लेमार्क के द्वारा। यदि ये पूछा जाए कि इवोल्यूशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया था तो लेमार्क ने, बाद में की ज्यादा कॉन्सेप्ट किसने दिया था तो चार्ल्स डार्विन ने। अतः आंसर इसका क्या हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। इन डी फिरोज अंसारी, बिल्कुल सही आंसर डी ही होगा। अगला कहता है कि 2015 में डैश जीनस होमोसेपियंस की एक नई प्रजाति का खोज हुआ था। अभी ये 2-4 क्वेश्चन पैसे होमो नलेडी के बारे में बताए थे कि होमो नलेडी जो है हाल फिलहाल में 2015 में खोजा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, होमो नलेडी। आंसर क्या होगा बाबू रे, होमो नलेडी, जो कि 2015 में क्या गया है, इसका खोज हुआ है। क्लियर। अगला सवाल कहता है डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल एवं अधिक जटिल रूपों से विकसित कर सकते हैं। ये डार्विन का सिद्धांत कहता है कि आप अपने जीवन को कैसे सरल से जटिल रूपों में विकसित कर सकते हैं, कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं या कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना सकते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और इनकी किताब का नाम एकदम याद रखना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके सुझाव दिया था कि जीवन सरल और कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ था। यह किसने कहा था, आप सभी लोगों को पता होगा, एक वैज्ञानिक थे हॉल्डेन। ये हॉल्डेन के बारे में पता होगा। इन्होंने बताया था कि जीवन जो है वो सरल और कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। यह अकार्बनिक अणु के बारे में हॉल्डेन ने बताया था। किसने बताया था, हॉल्डेन ने बताया था। अगला डैश विकासवादी संबंधों के परिणाम ये प्रमाण प्रदान करता है। नदी तल तो नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, जीवाश्म। विकासवादी संबंध का प्रमाण प्रदान करता है जीवाश्म, क्योंकि जीवाश्म के अध्ययन से ही आपको पता चला है कि यहां पर जीवन की उत्पत्ति कितना दिन पहले हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। जब जीवाश्म का स्टडी हुआ तभी पता चला था, अर्थात प्रमाण प्रदान करता है। आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म हो जाएगा। क्लियर। अगला कहता है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सा गैस था। आपको याद होगा, हम पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले जब ब्रह्मांड में एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ था, कई टुकड़ों में ब्रह्मांड बट गया था, तो उसमें बताए थे आपकी जो ये पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति से पहले यहां पर 3-4 गैस ज्यादा था। कौन कौन, हाइड्रोजन सल्फाइड, आपका मीथेन गैस, आपका अमोनिया, आपका जल, ये सब गैस जो था या ये सब कंपाउंड्स कह सकते हैं जो आपके पृथ्वी उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में देखा गया था। ये 3 गैस, ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला यौगिक जल था, इसके बाद अमोनिया, लेकिन गैसेस फॉर्म में हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन गैस और आपका अमोनिया जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रित रूप से देखा गया। तो ऐसा ऑप्शन में कुछ है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। प्रियंका कुमारी बी, संतोष बी, पांडे जी बी। चलिए, और वो याद रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया, ये बार-बार परीक्षा में पूछता है। कहता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सबको पता ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कई बार नाम बोल चुके हैं और कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये किताब किसका था, तो डार्विन का था। तो आंसर क्या हो गया, डार्विन। अगला सवाल, आप विकास के सिद्धांत को किसने जोड़ सकते हैं। विकासवाद के सिद्धांत में आप किसको जोड़ेंगे, डार्विन को ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। अगला, डैश एक अंग्रेजी प्राकृतिकवादी, भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास के संबंध में विज्ञान के लिए उनके योगदान को जाना जाता है। ऐसे कौन वैज्ञानिक है मेरे भाई जिसको कि लोग जानते हैं, तो उसको नहीं जानत है जग में, चार्ल्स डार्विन को कौन नहीं जानता है, जो प्राकृतिकवादी, भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञान के एक नई पहल में डार्विन का सबसे बड़ा योगदान रहा था। अतः आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।
अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किसका बना था? अभी तुरंत चर्चा किए थे, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन गैस, अमोनिया, इन सब से ही पृथ्वी के वातावरण का निर्माण हुआ है। तो अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन गैस किसमें है मेरे भाई? तो 1 नंबर में तो है हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न भिन्न होती है, ध्यान दीजिएगा, संरचना जब अलग अलग हो और कार्य एक समान हो तब क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? समरूप, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, क्योंकि स्पष्ट बताए थे जिसका संरचना जो है वो अलग अलग हो। संरचना कैसा हो बाबू रे? संरचना अलग अलग हो और कार्य के बारे में पूछा जाए, काम के बारे में, काम एक समान हो। काम क्या हो बाबू रे? एक समान हो और संरचना अलग अलग हो तो समरूप कहलाता है। और समझात में क्या बताए थे कि संरचना समान और कार्य अलग अलग। संरचना समान, संरचना में बताए थे समान, और कार्य में क्या बताए? तो कार्य बताए अलग अलग। तो आंसर होगा समझात। लेकिन क्वेश्चन बोला था कि संरचना भिन्न भिन्न हो और कार्य एक जैसा हो तो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे। नोट क्या करेंगे? आपको बिल्कुल ये सब चीज याद रहना चाहिए। यदि याद नहीं है मतलब कि आप अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। यदि आपने ये सब नहीं पढ़ा मतलब आप अपने के साथ धोखा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कौन नहीं जानता है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिखा था ओपेरिन, और फिलोसफी जूलॉजी के लिखा था लेमार्क। बोले थे कई बार परीक्षा में पूछा गया सब सवाल है। डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी का जीवन उत्पन्न हुआ था? ऑक्सीजन। जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जीवन की शुरुआत हुई थी, उस समय ऑक्सीजन जो है वो आपके वातावरण में मुक्त अवस्था में नहीं था। समरूप अंग क्या होता है? अभी तुरंत बताए थे कि समरूप में क्या होगा? संरचना उसका समान होगा और कार्य क्या होगा? सॉरी, समरूप में क्या होगा? समरूप में आपका संरचना अलग अलग होगा और कार्य एक समान होगा। जैसे एग्जाम क्या होगा? समरूप अंग में लॉबस्ट की पूंछ और व्हेल का हाल एक समान होगा। अगला, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? आपका मस्तिष्क जो है ये अवशेषी अंग नहीं है। आपको पता है बाद में कि ये तो है ही, ये तो है ही, ये तो है, तो बोला था नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया? ब्रेन। क्योंकि अपेंडिक्स के बारे में आपको पता है वो आपका अवशेषी अंग है। बुद्धि अकल चौवा जिसको बोलते हैं, बुद्धि दंत का मतलब क्या हो गया? विजडम टीथ। अकल चौवा बताए थे ना कि अकल चौवा भी क्या है? आपका ये अवशेषी अंग है। और ये कर्ण पेशी भी अवशेषी अंग है। आपका रीढ़ की हड्डी में जो आपका पूंछ की हड्डी है जो हमारे पूर्वजों में विकसित था, तो पूंछ की हड्डी भी क्या है? अवशेषी अंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है, इसका मतलब मस्तिष्क, ए नंबर। चलिए, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? को नहीं जानता है जग में डार्विन को, तो आंसर होगा डार्विन। जीव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था। ये बात हम आपको बताए थे किस किताब के माध्यम से? फिलोसफिक जूलॉजिक के माध्यम से। फिलोसफिक जूलॉजिक के माध्यम से उद्भिद विकास के बारे में सबसे पहले किसने समझाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? लेमार्कवाद। अगला है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्परिवर्तन के बारे में हुगो डी ब्रिज। हम आपको 3 प्रकार का सिद्धांत बताए थे। एक लेमार्कवाद जो कि लेमार्क ने दिया था, दूसरा डार्विनवाद जो कि डार्विन ने दिया था, और तीसरा बताए थे उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो कि डिब्रीज के द्वारा दिया गया था। वांगो डिब्रीज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया, लेमार्क के द्वारा लेमार्कवाद दिया गया, डार्विन के द्वारा डार्विनवाद दिया था, जिसके बारे में आप अच्छे तरीका से इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अगला, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कितना वर्ष पूर्व हुआ था? लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो आपके ऑप्शन से क्या हो जाएगा? 2 अरब वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व जो है आपके पृथ्वी का निर्माण नहीं, आपने आपको बताए भी थे लगभग 2.4 मिलियन वर्ष पूर्व जो है आपकी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। अतः आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है भाई? सबसे पुराना जीव की बात करेंगे तो नीलहरित शैवाल। सबसे पहला
प्लांटीय जीव की बात करेंगे, जो पृथ्वी पर उत्पत्ति हुआ था, वो आपका ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल ही होगा, जिसको आप ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। अगला, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? डार्विन ने जो प्राकृतिक वर्णन का दिया था वो किस पर आधारित है? जल्दी बताइए, डार्विन का कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है? नहीं, अब ऑप्शन में दिया है ओवर प्रोडक्शन, मनुष्य में प्रजनन की अपार क्षमता, बिल्कुल। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, ये भी होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी, क्योंकि डार्विन का सिद्धांत हम आपको बताए थे कि जीवन के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, प्रजनन की अपार क्षमता होती है, प्राकृतिक चयन होता है, सर्वाइवल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं, अंगों की उपयोगिता अनुपयोगिता, ये सारा चीज पर चर्चा कर चुके थे। अतः आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन का कॉन्सेप्ट में ये सब बताया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, उपर्युक्त में से सभी। अगला है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट वर्णन किसने दिया है? अंगों के लोप होने के बारे में बताया गया, किसके बारे में? प्राकृतिक ये अंगों का लोप, यानी अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता के सिद्धांत में बताया गया था कि मनुष्य या अन्य जीव जंतु जिस अंग का उपयोग करेगा वो विकसित होगा, और जिस अंग का उपयोग नहीं करेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत। क्लियर? ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है, ये क्या है? जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी जो है उसी को ऑर्कियोप्टेरिक्स के नाम से जाना जाता है, यानी जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ये आपको रखना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट चलाना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? अल्प विकसित है, जो कम विकसित है, तो उसमें तो आपका अपेंडिक्स का नाम आएगा। जो कम विकसित की बात करेगा तो कम विकसित तो भाई आपका अपेंडिक्स ना है, वो जिसको अवशेषी अंग कहते हैं। अपेंडिक्स को क्या कहा जाता है? इसको अवशेषी अंग भी कहा जाता है, अर्थात ये अल्प विकसित भी है, अर्थात अवशेषी भी है। अगला, समरूप अंग कौन होता है? समरूप अंग होते हैं, समरूप अंग का क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? तो समरूप अंग में क्या होता है बाबूरे? कार्य एक जैसा होता है। समरूप अंग में क्या होगा? कार्य समान होगा, लेकिन संरचना क्या होगा? अलग होगा। संरचना जो है ये अलग अलग होगा। जब संरचना अलग अलग होगा और कार्य एक जैसा होगा तब उसको क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। और संरचना समान होगा और कार्य अलग अलग होगा तब इसको क्या बोलेंगे? संरचना समान और कार्य जब अलग अलग हो तब इसको बोलेंगे समजात। संरचना समान रहेगा और कार्य अलग अलग होगा तब बोलेंगे समजात। और संरचना समान, कार्य समान रहेगा और संरचना अलग अलग रहेगा तब बोलेंगे समरूप। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है, ऑर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की कड़ी का काम करता है? आपको कुछ प्राणी के बारे में बताए थे जो दो जीवों के बीच क्या करता है? कड़ी का काम करता है। तो ये किसके बीच कड़ी का काम करता है? सरीसृप और पक्षी के बीच। सरीसृप और पक्षी के बीच कड़ी का काम करता है। सरीसृप और ये पक्षी के बीच हो गया। हम कुछ प्राणियों के बारे में इस टॉपिक में लास्ट में हम आपको बताए थे कौन किसके बीच कड़ी का काम करता है, और इससे खूब सवाल पूछता है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। ये सब रखने वाला चीज है, आप इसको धीरे धीरे करके याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन एग्जाम में मान लीजिए दे दिया तो समझिए टफेस्ट क्वेश्चन में से आता है। मान लीजिए 90% नहीं बच्चा बनाएगा, और यदि आप याद कर लेंगे ये एक क्वेश्चन आपके जिंदगी में एक नई प्रकाश भर देगी। चला देखिए, बायोलॉजी में कुछ कुछ ऐसा टर्म है जो एकदम रखने वाला, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो जो एकदम रखने वाला है उसको मैक्सिमम बच्चा नहीं रखता है, कहता हो ये बहुत टफ है, यही सोचकर छोड़ देता है कि बहुत टफ है, और उससे मात्र एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछ दे और जो बच्चा वो एक क्वेश्चन का जवाब दे देगा वो मेरिट लिस्ट में चल जाएगा, और जे नहीं देगा वो नहीं जाएगा। जबकि नॉलेज में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। एक सफल और एक असफल विद्यार्थी के ज्ञान में बहुत का अंतर नहीं होता है। गेम है मात्र एक नंबर का चला। इसलिए जो ज्यादा टफ लगता है उस पर थोड़ा समय देकर उसको आप याद करने का प्रयास करें। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि मैमथ पूर्वज किसका था भाई? ये तो हाथी का था। मैमथ जो है पूर्वज किसका था? ये हाथी का था। डायनासोर क्या थे?
डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक काल के पक्षी, ये मेसोजोइक काल के क्या थे? डायनासोर पक्षी थे मेसोजोइक काल के, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपकी किताब में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, मेसोजोइक क्योंकि सरीसृप में दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये डायनासोर जो क्या थे? मेसोजोइक काल के जो थे वह एक पक्षी थे। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, डायनासोर रहे, सेम क्वेश्चन है, मेसोजोइक युग में डायनासोर कब रहे भाई रे? मेसोजोइक काल में। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? जीवों के विकास के लिए सही अनुक्रम देखेंगे, सालमेंडर सबसे पहला, उसके बाद अजरग, ये अजगर, उसके बाद कंगारू। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का सी। आप यदि ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला कहता है, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के उपयोग होने के कारण काफी असमान होते हैं, लेकिन मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, अब वो क्या होगा? देखिए, बोला कि संरचना में वो असमान रहेगा, लेकिन कार्य में क्या बोला? नहीं, ध्यान देंगे, मूल संरचना में कह रहा है समान और काम में कह रहा है असमान। तो जब संरचना में कहेगा समान और काम में कहेगा असमान, तो इसको हम लोग बोलते हैं समजात अंग। कौन अंग बोलते हैं? समजात। क्या हो गया? काम में हो गया अलग अलग और संरचना में हो गया समान, तो समजात। जब काम में होगा समान और संरचना में अलग होगा तब होगा समरूप। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा? समजात, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का कारण क्या है? तो सेम आपको बता भी किए थे, अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता जो है यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो आंसर क्या होगा? अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता। अगला, जीवन की उत्पत्ति हुई थी। जीवन की उत्पत्ति सबको पता है, प्राणी की उत्पत्ति कहां से स्टार्ट हुआ था? पानी से। और पहला जलीय जीव कौन था जिसकी उत्पत्ति हुआ था? आर्कोबैक्टीरिया। कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि वह पहला जीव कौन है जिसकी उत्पत्ति हुआ था? आर्कोबैक्टीरिया। और जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो पानी से हुई थी, जल से हुई थी, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, समजात अंग होता है। समजात अंग में क्या हो जाएगा? कार्य कैसा होगा? एक समान। तो जब कार्य एक समान होगा तब क्या होगा? समरूप। जब संरचना समान होगा तो क्या होगा? समजात। संरचना समान रहेगा और कार्य क्या होगा? कार्य भिन्न होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? समजात। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अवशेषी अंग नहीं है, निक टेकिंग पर्दा, कर्नाभ मांसपेशी, सामने वाला चपटे दांत और बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स तो है ये है, चपटा दांत भी है, ये है, सामने वाला चपटा दांत नहीं है बाबू, ये भी है और ये भी है। आंसर सी नंबर होगा, क्योंकि सामने वाला चपटा दांत जो है, ये आगे वाला दांत जो है, ये आपका ये अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग में कौन आता है? जो आपका ये सबसे लास्ट वाला दांत है, जिसको आप अकल चौवा कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, वो आपका होता है अवशेषी। इसलिए आंसर होगा सी, ये अवशेषी अंग नहीं है। चूंकि नहीं के बारे में पूछ रहा था, जो नहीं है ये अवशेषी अंग नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाद बाकी ये भी अवशेषी अंग है, ये भी है और ये भी है। विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारण है आपका उत्परिवर्तन। सबको पता है कि विकास का मुख्य कारण जो है वो उत्परिवर्तन है, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन और प्राकृतिक वरण। अब देखिए, अब एक ही तरह के सारे ऑप्शन हैं, अब इस ऑप्शन में यदि मुख्य कारण बोला है तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वरण, तब आंसर उत्परिवर्तन नहीं होगा। यदि ये नहीं होता तो उत्परिवर्तन होगा, विकास का वो कारण है, लेकिन सब में एक आंसर देना है, तब आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वरण। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 20 से मिलाना है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में आपको बताए थे, यह सिद्धांत डी ब्रिज ने दिया था, अरे डार्विन ने डार्विन बाद दिया था, लेमार्क ने लेमार्क बाद दिया था, और डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो एक का आंसर हो गया 4, विकास का सिद्धांत हो गया 3, तो 4 और 3 किसमें है भाई? 4 और 3 इसमें भी और इसमें भी है। तो अगला, एक जीन एक एंजाइम्स, इसके बारे में तो अब बीडल एंड टैडम ने बताया था, तो 1 हो गया, इसमें है, इसमें तो 2 हो गया, कट गया, इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। उत्परिवर्तन का डिब्रिज हो गया, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन हो गया, एक जीन एक एंजाइम्स बीडल एंड टेम्पर का सिद्धांत
और ये ओपेरॉन अवधारणा जो है ये आपका जैवक और मोनोर ने दिया था। तो 4, 3, 1 और 2 किसमें है? 4, 3, 1 और 2 है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपके बुक में आंसर नहीं दिया हुआ है, आप अपने बुक में भी आंसर बना लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वो हाल में विलुप्त हो गया? चीता के बारे में। चीता के बारे में ऐसा बताया जा रहा है वो धीरे धीरे क्या हो गया? विलुप्त प्राणी की श्रेणी में गया है। और हम आपको बताए थे कि जो विलुप्त प्राणी की श्रेणी में जाता है उसका आंकड़ा कहां से मिलता है? रेड डाटा बुक से। कहां से मिलता है? रेड डाटा बुक जो है यानी किताब जो है, इसी के माध्यम से विलुप्त प्राणियों के बारे में पता चलता है। क्योंकि कभी कभी आप देखिएगा संतन राज कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रेड डाटा बुक जो है उसमें किसका वर्णन रहता है? तो जितना भी विलुप्त प्राणी है इन सबों के बारे में रहता है। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य में हाल का पूर्वज कौन सा है? क्रो-मैग्नन मानुस। ये क्वेश्चन पहले भी था। क्रो-मैग्नन मानुस जो है हम लोगों का हाल का ही क्या कहते हैं, ये है वनमानुस है। अतः ये टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इस टॉपिक का नाम था इवोल्यूशन, जिसका क्वेश्चन डिस्कशन हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीका से देखा। क्योंकि आप लोग टॉपिक पढ़े हुए रहते हैं तो क्वेश्चन डिस्कशन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। कुछ बच्चे जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं उनको परेशानी भी होता है, अतः उनसे आग्रह है कि आप रेगुलर क्लास करें ताकि क्वेश्चन डिस्कशन आप, चूंकि एग्जाम आपको देना है तो पढ़ने में मेहनत तो थोड़ा ज्यादा आपको ही करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक, पुनः मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद। कल मंडे है, कल से आपकी क्लास अपने ही समय पर, जिनका जिस टाइम में क्लास था उसी टाइम में होगा। कुछ बच्चे का 9 बजे और कुछ बच्चे का शाम के 8 बजे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।